हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं अर्थशास्त्र का फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो और इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का गेस क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इकोनॉमिक्स में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर ये वीडियो को देख लेते तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। यहीं से आपका 100% पूरा गारंटी के साथ प्रश्न आने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए। बस यहीं से आपका 100% गारंटी के साथ कहते हैं प्रश्न आएगा तो आएगा ही। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है ना वो किसमें किसमें होता है, प्राकृतिक संसाधनों से होता है और भौतिक संसाधनों से होता है और मानवीय संसाधनों से होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी संसाधनों से। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था जो है ना मेनली तीन प्रकार के होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में होगा, भारत में होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स चौथा प्रश्न क्या करा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। यानी कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की कौन विशेषता है, तो यहाँ पे निजी क्षेत्र हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। यानी कि कहने का अर्थ है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या करा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, तीव्र आर्थिक विकास हो जाएगा और यहाँ पे उत्पादक रोजगार सृजन हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा, यानी कि निर्धनता निवारण। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या हो जाएगा, आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नांकित में कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में कौन सा देश, यहाँ पे आपसे को बतलाना है कि निम्न में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो यहाँ पे सबसे कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, यहीं से आपका प्रश्न 100% आएगा ही। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे को पता होगा हम लोग बिहार को क्या कहते हैं, पिछड़ा राज्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। इसमें कृषि हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, मछली पकड़ना होता है और खनन भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अच्छा तरह से बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना। देखिए यहाँ क्या करा है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो दोस्तों आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या होता है? यातायात एवं संचार, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है, यानी कि पशुपालन और मत्स्य पालन किसके अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? पशुपालन और मत्स्य पालन आते हैं, और इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र भी आते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो यहाँ पे आपसी को बतलाना है कि कौन जो है सामाजिक संरचना का अंग है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा शिक्षा एवं प्रशिक्षण हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएगा, और आवास। ये तीनों जो होता है ना सामाजिक संरचना का अंग होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो यहाँ पे आपसे को बतलाना है कि कौन जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए यहाँ पे कोयला जो कभी ना कभी समाप्त होगा ना, ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, और पेट्रोलियम भी जो है ना कभी ना कभी समाप्त होगा, ये भी एक प्रकार का क्या है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। और डी में दिया हुआ है गैस, ये भी कभी ना कभी समाप्त होगा। लेकिन यहाँ पे भूमिगत जल जो है ना कभी समाप्त नहीं होने वाला है, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि हम लोग कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसको अच्छा तरह से याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग उद्योग क्षेत्र को जो है ना द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और हम लोग कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को भी कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था ना, वो कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। दोस्तों भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था पाया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों हम लोग सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र किसको कहेंगे? सेवा क्षेत्र कहेंगे। और यहाँ पे आपका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, यानी कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान कहाँ से किससे होता है? तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र से होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। एक एक प्रश्न को बढ़िया तरह से याद करते हुए चलिए, और आप हमें लास्ट में बताना कि सभी प्रश्न जो आप रिवीजन करते हुए चलते हैं ना, तो इनमें से आपको पहले से कितना प्रश्न का आंसर पता था। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो दोस्तों बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मेन अंग क्या होता है? वो कृषि होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कृषि। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है ना, वो क्या होता है? उत्पादन के साधनों की आय होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करें फ्रेंड्स कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वो भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा किसने दिए थे? अर्थशास्त्री। यहाँ पे आपसे विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिशर ने दिए थे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही। तो यहाँ पे योजना काल में जो है ना भारत की औसत वार्षिक विकास दर कितना रही थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4.2%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि वर्ष 2005 से 6 में
निम्नांकित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक रही है? तो यहाँ पे वर्ष 2005 से 6 में कौन सा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा थी? तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो प्रति व्यक्ति आय क्या थी? सबसे ज्यादा थी, यानी कि महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी। यही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बढ़िया तरह से आप लोग याद रखिए। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पे बिहार में यहाँ पे आपसे भी पूछ रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज्यादा है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे भी से पूछ रहा है कि सबसे कम कौन सा जिला का प्रति व्यक्ति आय कम है? तो यहाँ पे कंडीशन है बिहार में, ठीक है। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिवहर। और सबसे अधिक कौन सा जिले की प्रति व्यक्ति आय है बिहार में? तो वहां पे आपका हो जाएगा पटना, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है बिहार में? तो पटना। और सबसे कम किस जिले की प्रति व्यक्ति आय है बिहार में? तो शिवहर। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि सन 2008 से जब सर्वे किया गया था 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 25,494 रुपये। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है ना वो कितना से कितना तक कहा जाता है? यानी कि यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग क्या कहते हैं? भारत में वित्तीय वर्ष कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पे भारत में कहा गया है, ठीक है, बिहार में नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे गोवा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा राज्य का जो है ना प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज्यादा है। कहाँ पे? भारत में, ठीक है। अगर बिहार में पूछिए तो आपको पता होगा कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो पटना हो जाएगा। और सबसे कम शिवहर। और भारत में पूछे, पूरा भारत में पूछे, हमारा इंडिया में पूछे तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होगा? तो यहाँ पे गोवा हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में मनुष्य का व्यापार किस आधारित था? यहाँ पे आपसे बतलाना है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो यहाँ पे जब विनिमय की प्रारंभिक अवस्था हुआ था तो मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली पर। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि पहले के जमाने में जो व्यापार करता था कैसे करता था? वस्तु से वस्तु का लेन देन करके वो लोग व्यापार करते थे। यानी कि गेहूं के बदले में दूध दे दिया, दूध के बदले में गेहूं को दे दिया, इस तरह वो लोग व्यापार को जारी रखते थे। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, मुद्रा की ये परिभाषा किसने दी? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, ये परिभाषा किसने दी थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हार्टले विदर्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मुद्रा की यहाँ पे आपसे बतलाने की वैधानिक परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पे मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया था? तो यहाँ पे प्रो नेप ने दिया था, यानी कि प्रोफेसर नेप ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। दोस्तों मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम होता है और मूल्य का मापक होता है और मूल्य का संचय होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नांकित में विधिग्राह मुद्रा कौन है? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो विधिग्राह मुद्रा कौन होगा? यहाँ पे नोट और सिक्के क्या होगा? विधिग्राह मुद्रा होगा, यानी कि अभी जो चल रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट और सिक्के ये क्या होते हैं? विधिग्राह मुद्रा होते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्य है। तो दोस्तों विनिमय का सर्वोत्तम माध्य क्या होता है? वो आपका मुद्रा होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा क्या होगा? विनिमय का सर्वोत्तम माध्य होगा।
अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि मुद्रा वो धुरी है जिसको चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, ये किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो दोस्तों मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह जो है किसने कहा था, कौन सा अर्थशास्त्र का कथन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल का। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि निम्नांकित में किस मुद्रा में वैनियता अधिक होती है? दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है किस मुद्रा में वैनियता अधिक होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पत्र मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे देश में जो है ना, यहाँ पे पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, या फिर बी होगा या फिर सी होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता को भी लाभ हुआ है और उत्पादों को भी लाभ हुआ, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों, मुद्रा के प्रयोग से किसको किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ता को लाभ हुआ है और उत्पादों को भी लाभ हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे को बतलाना है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बचत, पूंजी निर्माण और ऋण का लेन देन, ये तीनों बात क्या है? प्रोत्साहन मिला है मुद्रा के प्रयोग से, यानी कि यहाँ पे ये तीनों बात क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें तीनों ही। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि पूंजी का निर्माण होता है। दोस्तों पूंजी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? बचत के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बचत के द्वारा क्या होता है? पूंजी बनता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि साख का क्या अर्थ है? तो दोस्तों साख का क्या अर्थ होता है? विश्वास या भरोसा होता है, या फिर ऋण लौटाने की क्षमता, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि साख का प्रयोग होता है। तो दोस्तों साख का प्रयोग जो है किस किस में होता है? तो उपभोग के लिए होता है और विनियोग के लिए होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपभोग के लिए और विनियोग के लिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। तो दोस्तों व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे साख मुद्रा कहते हैं और बैंक मुद्रा कहते हैं, यानी कि दोनों कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मुद्रा के कार्य है। तो दोस्तों मुद्रा का कार्य क्या होता है? वो आपका यहाँ पे देखिए मुद्रा का कार्य जो होता है ना, क्या क्या होता है? मापन होता है, संचय होता है, भुगतान होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से मतलब तीनों सही है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्था को सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पे वित्तीय संस्थाओं में किन संस्था को सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पे व्यावसायिक बैंक को सम्मिलित किया जाता है, सहकारी साख समितियों को भी सम्मिलित किया जाता है और बीमा कंपनी को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थानों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों मुद्रा जो है ना बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो दोस्तों भारत का सेंट्रल बैंक कौन होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर यहाँ पे आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ इंडिया, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता होगा भारत का जो केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि RBI जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुआ था ना वो 1982 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ यहाँ पे आपको बतलाना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है। ये आपका बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना होता है, साख मुद्रा का नियंत्रण करना होता है और सरकार का बैंकर, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन है। तो यहाँ पे गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा देसी बैंकर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो यहाँ पे 27, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 27। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एटीएम का अर्थ। दोस्तों यहाँ पे एटीएम का अर्थ क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन होता है एटीएम का अर्थ, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो दोस्तों यानी कि कब जो है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, तो 1969 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ना, वो कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए, यहीं से आपका प्रश्न आएगा और ये फाइनल रिवीजन वीडियो है, इसलिए इसको संपूर्ण जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे भारत की वित्तीय राजधानी हम लोग किस शहर को कहते हैं, मुंबई को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, कब किया गया था, 1969 ईस्वी में किया गया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मैक्स लेगन समिति बनाई गई। दोस्तों यानी कि कब जो है मैक्स लेगन समिति बनाई गई थी, तो 1914 ईस्वी में बनाई गई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो दोस्तों गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है, महाजन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पिछले साल में कई बार पूछा गया है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों आपसे को पता होगा सेवा क्षेत्र जो है ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र जो आते हैं ना, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि भारत के कार्यबल और कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र में ज्वाइनिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 65 से 70%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत होता है। दोस्तों यानी कि विकासशील जो देश होता है ना, उसका जो कार्यशील जनसंख्या होता है उसका अधिकतर भाग कार्यरत होता है किस पर होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र पर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो दोस्तों ग्रामीण जो क्षेत्र है ना, यानी कि ग्रामीण जो सड़क है उसका जो निर्माण किया जा रहा है किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है।
अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारे के सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। क्या करा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। तो दोस्तों आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, यहाँ पे सेवा क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कौन जो है ना संचार सेवाओं का अंग है। तो यहाँ पे समाचार पत्र हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा और टेलीविजन, ये तीनों जो होते हैं ना क्या होते हैं, संचार सेवाओं का अंग होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमें क्या करा है कि भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारत का पहला टेलीविजन केंद्र जो है ना कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो दिल्ली में, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मानवीय पूंजी का निर्माण के मुख्य घटक है। तो दोस्तों मानवीय पूंजी का निर्माण के मुख्य घटक क्या होते हैं, स्वास्थ्य सेवा होते हैं, आवास होते हैं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों सेवा क्षेत्र को जो है ना हम लोग यहाँ पे दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको बढ़िया तरह से याद रखिएगा। दोस्तों बीमारू राज्य कौन है उसको देख लेते हैं। बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है और उड़ीसा, तीनों क्या है बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक जो है ना बीमारू राज्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक क्या है बीमारू राज्य नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों आपसे को बतलाना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे उद्योग क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि बिहार एक राज्य है। दोस्तों बिहार एक राज्य कैसा है, कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कृषि प्रधान। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, यानी कि जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत जो है ना वो कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 87%। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो दोस्तों वैश्वीकरण का जो अर्थ है ना वो किससे है, वो आपका विश्व अर्थव्यवस्था के समन्वय से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। दोस्तों वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि जो हुई है ना वो आपका किस किस में हुआ है, आयात में हुआ है और निर्यात में हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। दोस्तों वैश्वीकरण से लाभान्वित किसको होते हैं, तो यहाँ पे उत्पादक को होते हैं और उपभोक्ता को होते हैं, यानी कि दोनों को होते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है वही आप सभी को बतलाना है। तो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन है, फोर्ड मोटर्स है, कोका कोला है, नोकिया है, ये तीनों क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था ना कब हुआ था, 1995 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है। तो दोस्तों वैश्वीकरण से जो ना भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, तो यहाँ पे कुशलता में वृद्धि, रोजगार में अवसरों में वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है। यहाँ पे बताना है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर यहाँ पे वंचित परिवार की प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे 51.3% है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 51.3%। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई। दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि कौन सी संस्था है जो वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा, विश्व बैंक हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है ना वो कौन है, ये आपका होमवर्क प्रश्न है और इसका जो जवाब जो है ना आप सभी को इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। तो यहाँ पे विश्व बैंक होगा या फिर IMF होगा या फिर आपका UNO होगा और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होमवर्क प्रश्न है। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो इसका जो कमेंट जो है ना आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 87 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जाइए आप लोग कमेंट करके बताइए। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बतलाना है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है ना प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो यहाँ पे इंग्लैंड से हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना कौन सा देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सारा आ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक जो है ना किसको माने जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रोल्फ नादर को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो दोस्तों उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण जो है ना वो आपका क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति है और यहाँ पे आपका सीमित दिया हुआ है उपभोक्ता की अज्ञानता, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हुए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो दोस्तों उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जागो ग्राहक जागो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए यहाँ पे आपसे बतलाना है कि आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो दोस्तों उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदन शुल्क लगता है ना कितना लगता है, कोई भी रुपया नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें शुल्क नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुआ था ना वो कब हुआ था, 1986 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सूचना का अधिकार, यहाँ पे आपसे बतलाने की सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो दोस्तों सूचना का अधिकार जो है ना किस प्रकार का अधिकार है, तो आपका वैधानिक अधिकार है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों यानी कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम जो है ना पारित जो हुआ था वो कब हुआ था, अक्टूबर के महीने में हुआ था और 2005 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक हो और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो यहाँ पे जब भी किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक होगा ना और 1 करोड़ से कम होगा तो उपभोक्ता कहाँ पे किस में शिकायत करेगा, तो जो शिकायत करेगा ना वो कहाँ पे करेगा, यहाँ पे राज्य आयोग में करेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा राज्य आयोग में। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सोने के जो आभूषण होता है ना, उसकी जो शुद्धता की जांच की जाती है, पहचान की जाती है, वो किससे की जाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हॉलमार्क से। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही तो हो जाएगा 15 मार्च। अब चलिए और एक होमवर्क प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करा है कि होमवर्क प्रश्न आपका है कि शेडोओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रसा की, या फिर आपका शॉर्टनिया की, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया की, या फिर आपका नेपुल्स की। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि शेडोओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो इसका जवाब जो है ना आप सभी को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और आप आइए यहाँ पे देखिए, अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को संपूर्ण देख लिए। तो वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।